Hello, Province. How are you? How everyone? Great. How things are going? सब खुश? ठीक है. चलो आज जिस चीज की बात करने वाले हम लोग वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स की बात करने वाले. ओके. ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 आ चुका है. इसको हम लोग को थोड़ा ओवरव्यू के तौर पे थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है. ठीक है, चलो समझ लेते हैं. अब यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रूल्स जो है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. आइडिया ये था भाई, देखो मार्केट में बहुत जगह पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है. गलत तरीकों से गुड्स ऑनलाइन बेच दिए जाते हैं, बेचने के बाद पता चलता है भाई गुड्स डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशंस. तो फिर क्या किया जाए? तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए, क्योंकि गवर्नमेंट देख रही थी कि नंबर ऑफ कंज्यूमर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और देयर इज नथिंग टू स्टॉप देम. ये गलत होते जा रहा है. तो समवेयर द कंज्यूमर नीड्स अ रिलीफ, और ई कॉमर्स के थ्रू कई लोग कंज्यूमर को चीट करने लग गए. तो कहीं ना कहीं तो वो रिलीफ चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? तो यहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करने के लिए ये रूल्स डाले गए. ठीक है. मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. इन्होंने ये रूल्स डाले गए थे. ये रूल्स आए थे 23 जुलाई 2020 के हिसाब से. क्या रूल्स थे? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 की बात कर रहा हूं. ये रूल्स आए थे. समझा क्या? ओके. अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? ऑब्जेक्टिव यह था, विद द ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट ई कॉमर्स सेगमेंट इन इंडिया. ऑब्जेक्टिव वाज टू रेगुलेट द ई कॉमर्स सेक्टर इन इंडिया. इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर बराबर से रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए. ठीक है. और ये रूल्स का तरीका क्या है भाई, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है? तो ये रूल्स का तरीका इस तरीके से है कि इट हैज कंबाइंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंडियन एक्सचेंज लॉस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉस. ओके. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जितने भी पेनल्टी प्रोविजन है सबको इंक्लूड कर लो, एंड इंडियन एक्सचेंज लॉस इन रिलेशन टू जो इंटरनेशनल एक्सचेंज और हमारे टर्म्स होते हैं ना उसके हिसाब से, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ सब जोड़ के अब ये रूल्स एक साथ मिलेंगे. ओके. सो दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग. गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? गवर्नमेंट ने कर दिया भाई किसी को भी धोखा नहीं रखना चाहिए. बस अब कंज्यूमर को पूरा राइट बराबर मिलेगा, इसलिए ये रूल्स आए गए. ओके. और टू एंश्योर अ फेयर प्ले इन द टेक्नोलॉजी एंड डेटा ड्रिवन ई कॉमर्स एनवायरनमेंट. मतलब कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि हर किसी को मतलब जो सेलर है उसको भी, जो बायर है उसको भी, दोनों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो एक तरह से कंट्रोल भी किया जाए और रेगुलेटेड भी हो और सबको बेनिफिट भी मिले. फिर सेलर को भी ऐसा ना लगे मेरे साथ धोखा हो रहा है, बायर को भी ये ना लगे मेरे साथ धोखा हो रहा है. तो दोनों को ध्यान रखते हुए ई कॉमर्स के रूल्स डालने पड़ेंगे. ओके. अच्छा, देखो भाई ये रूल्स का स्कोप क्या है, ये रूल्स किस किस को एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्यों ये रूल्स चाहिए थे? तो ये जो रूल्स हैं, इट अप्लाइज टू ऑल द गुड्स और सर्विसेज व्हिच इज बॉट एंड सोल्ड ओवर द डिजिटल नेटवर्क. जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे गुड्स बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे, उनको ये रूल्स लगने वाले हैं. ठीक है. ऑल द मोड्स ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूडिंग मार्केट प्लेस एंड इन्वेंट्री. मार्केट प्लेस मॉडल हो या इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल हो. ठीक है. जब मार्केट प्लेस हो या इन्वेंट्री, मतलब मार्केट प्लेस मैंने समझाया भी था, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सब मार्केट प्लेस वाले हो गए. जियो मार्ट, डी मार्ट, वॉलमार्ट, ऐसे सब ये इन्वेंट्री हो गई. भाई उनके स्टोर है कि नहीं? स्टोर है ना, तो इनको हम इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल बोलते हैं. ठीक है. एंड टू ऑल द ई कॉमर्स रिटेल्स इंक्लूडिंग सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड. पतंजलि सिंगल ब्रांड हो गया, वॉलमार्ट मल्टी ब्रांड में डील कर लेता है, डी मार्ट मल्टी ब्रांड में डील कर लेता है. तो ये जो रूल्स है ई कॉमर्स के, ये इन सब को एप्लीकेबल हो जाएंगे. क्लियर? ठीक है. एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स. मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज रूल है. गवर्नमेंट का तरीका क्या? तरीका ये है एक ही रूल हो जिसके अंदर सारे ही अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कवर हो जाए. मतलब ई कॉमर्स के लिए मुझे इधर देखना है उधर देखने की जरूरत नहीं है. ये रूल्स लो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाओ, यहाँ पे जाके झगड़ा कर लो कि ये लोग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं. आ गए रूल्स. ठीक है. एंड एक इंपॉर्टेंट चीज बोल देगी, दिस रूल नॉट अप्लाई. ये देखो ये लिखा है शैल नॉट अप्लाई, इस चीज का ध्यान रखना. तो दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू एनी एक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, एनी एक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन व्हिच इज कैरिड आउट इन द पर्सनल कैपेसिटी. ओके. मतलब अगर एक दुकान वाला है और वो दुकान वाला उस गुड्स को बेचता है, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाता है, गुड्स दिखाता है, गुड्स को बेचता है, उसके ऊपर भाई ये ई कॉमर्स का रूल नहीं लगने वाला है.
अब अगर आप अपनी दुकान से गुड्स को बेचते हो तो ये ई कॉमर्स का रूल नहीं लगने वाला है। क्या बोल रहे हो? नहीं लगने वाला है। एग्जैक्टली। ओके, विच इज नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज। पर याद रखना, ये भी क्लियर कर दिया, दिस रूल विल नॉट अप्लाई। नॉट अप्लाई किसको? टू द एक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन which is carried out in the personal capacity, not being a part of a professional or commercial activities, okay, undertaken from a regular systematic basis. तो अगर कोई पर्सन रेगुलरली सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर अगर कोई पर्सन रेगुलरली अपने गुड्स ऑनलाइन यानी मोबाइल मीडिया व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके बेचता है तो उसको ये ई कॉमर्स रूल नहीं लगेंगे, उसको हम इन्वेंट्री बेस्ड नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई एंटिटी एक प्रोफेशनल एक कमर्शियल मैनर में बेचती है, कैसे कैसे? प्रोफेशनल एंड कमर्शियल मैनर में। वर्ड क्या लिखा है? प्रोफेशनल्स और कमर्शियल एक्टिविटी के कमर्शियल मैनर में रेगुलरली बेचती है तो उसको ये रूल्स लगेंगे, क्योंकि ये वर्ड क्या है? नॉट बीइंग। वर्ड क्या है? नॉट बीइंग। समझा? वेरी गुड। ओके, आगे ये भी क्लियर कर दिया हुआ है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग अबाव। अबाव मतलब, अरे अबाव मतलब ये सब अबाव, ये जो ऊपर अभी देखा ना ये, so notwithstanding anything above, okay, these rule apply to e-commerce entity. This rule also apply to e-commerce entity which is not established in India. अरे ये बड़ी बात बोल दी है। अगर आप इंडिया के बाहर से भी गुड्स को खरीदते हो, इंडिया के बाहर से भी गुड्स को खरीदते हो और वो गुड्स इंडिया में डिलीवरी होती है तो ये बाहर वाले को भी रूल्स एप्लीकेबल होंगे। वेरी गुड। बट सिस्टमैटिकली ऑफर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स इन इंडिया। तो ये बड़ी बात बोल दी है भाई, समझे कि इंडिया के बाहर वालों को भी ये रूल्स एप्लीकेबल तो होंगे ही, बनते ही है भाई। ठीक है, अब ये ई कॉमर्स एंटिटी हुई क्या? क्या हुई भाई? ई कॉमर्स एंटिटी बोल रहे हो ना, अमेज़न फ्लिपकार्ट, ये हुआ क्या? तो देखो ये भी क्लियर कर दिया गया, ई कॉमर्स एंटिटी भाई कंपनी होती है। ई कॉमर्स एंटिटी का मतलब हो गया एक कंपनी। वो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो या 2013 में हुई, या फिर ई कॉमर्स का मतलब हो गया एक फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी? फॉरेन कंपनी, जो कंपनी लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 में डिफाइंड हो। क्लियर? वैसे ई कॉमर्स का मतलब हो गया भाई एनी काइंड ऑफ ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी, कहां पर? आउटसाइड इंडिया, ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अंडर FEMA, फेमा। तो फेमा के हिसाब से अगर इंडिया के रहने वाला कोई पर्सन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यहाँ की कंपनी का कोई ऑफिस ब्रांच वगैरह आउटसाइड इंडिया है और मैं गुड्स उससे भी खरीदता हूं आउटसाइड इंडिया वाले से, तो भी मैं आ गया ना, ई कॉमर्स में आ गया ना, ऑनलाइन पेमेंट। क्लियर? सो ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी और एनी काइंड ऑफ ऑफिसेस किसका? ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया, बट कहां पे लोकेटेड है? आउटसाइड इंडिया। देखो अगर आप इंडियन हो और इंडिया के स्टोर में जाके गुड्स लेते हो तो आपको ई कॉमर्स का क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब वो ऑफिस इंडिया के बाहर है और बाहर से मंगवानी पड़ रही है। क्लियर? और एंटिटी का मतलब तो ये हो गया। ठीक है, एंटिटी के बाद व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ई कॉमर्स एंटिटी? अब देखो ई कॉमर्स की जितनी भी एंटिटीज है, जो भी हमने देखी, कंपनी, फॉरेन कंपनी, ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, इनकी ड्यूटीज क्या है? इनको करना क्या है? तो गवर्नमेंट बोलती है देखो अपॉइंट नोडल पर्सन। नोडल पर्सन मतलब डेजिग्नेटेड पर्सन जिसे बोलते हैं, और ऑल्टरनेट सीनियर डेजिग्नेटेड फंक्शनरी हु इज रेसिडेंट इन इंडिया टू इंश्योर कंप्लायंस। भाई एक काम करो, एक ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करो जो इंश्योर करे कि भाई इंडिया के लॉ का कंप्लायंसेस होता हो, या कोई सीनियर डेजिग्नेटेड पर्सन अपॉइंट करो जो इंश्योर करे इंडिया के लॉ का कंप्लायंसेस होता हो। क्लियर? एंड ये भी बोल दिया है भाई एवरी ई कॉमर्स एंटिटी हैज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने का है? इंफॉर्मेशन इन क्लियर एंड एक्सेसिबल मैनर। They have to provide all the information in clear and accessible manner. किस चीज की information? So the legal name of the e-commerce entity, the legal name, the principal geographic address, भाई उनका हेडक्वार्टर्स किधर है और ब्रांचेस किधर है? The principal geographic address of the headquarters and branches, names and details of its website, the names and details of its website, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल एड्रेस, फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, कस्टमर केयर नंबर, सब ग्रीवेंस ऑफिसर का देने का। ओके, तो ये उनको देना पड़ेगा किसको? ई कॉमर्स एंटिटी को। हर ई कॉमर्स में बेचने वाली एंटिटी को, एक्सेप्ट जो पर्सनल कैपेसिटी में बेचता है उसको छोड़ दो। तो सिस्टमैटिकली, प्रोफेशनली जो भी ई कॉमर्स एंटिटी बेचती है उन सबको अपना लीगल नेम, अपना प्रिंसिपल ऑफिस, ओके, प्रिंसिपल ऑफिस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये क्लियर हुआ? ओके, दैट अपार्ट ये भी क्लियर कर दिया भाई, नो ई कॉमर्स एंटिटी शैल अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करना मना है। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है वो तो हमने देखा ही था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। तो they should not be adopting any kind of unfair trade practice, and every e-commerce entity shall establish adequate grievance redressal mechanism and display the name, contact details, designation of the officers on the platforms. तो हर e-commerce entity को एक एडिक्वेट एक ग्रीवियंस में सिस्टम डालने का है, एक ऐसा सिस्टम डालने का जिसमें हम उसके ऑफिसर का, उसके बाकी सारी चीजों का नेम डिस्प्ले हो, अता पता मालूम हो कि किसको कांटेक्ट करना है, कॉल किसको करना है. इफ यू हैव ग्रीवियंस यू कैन कांटेक्ट दिस पर्सन. Okay, clear? And every e-commerce entity shall ensure that the grievance officer acknowledges the receipt of any consumer complaint within 48 hours and redress the complaint within 1 month from the date of receipt. ये तो जोरदार बोल दिया. क्या बोल दिया है कि देखो अगर मेरी कंप्लेन है, मुझे उनको कंप्लेन देने के बाद 48 आवर्स में उसको एक्नॉलेज करना है मेरे पास कंप्लेन मिली. देखो ये तो हमेशा अपने एक ट्रबल ही रहता है. हम ईमेल भेजते हैं, हम कंप्लेन रेज करते हैं, पता ही नहीं चलता है उसको मिली भी है कि नहीं मिली है. क्लियर? कई बार सिस्टम हैंग हो जाता है. तो ई कॉमर्स एंटिटी को अब ये इंश्योर करना है कि कंप्लेन रेज होने के 48 आवर्स में कंफर्म करो कि आपको कंप्लेन मिल गई है, और 1 महीने का टाइम दिया है. कंप्लेन मिलने के 1 महीने के अंदर सामने वाले को रिड्रेसल दो, बताओ कि उसका कंज्यूमर गुड्स का हुआ क्या है. ओके. और ये भी बोलती है वेयर एन ई कॉमर्स एंटिटी ऑफर्स इंपोर्टेड गुड्स or services for sale, it shall mention the name and details of the importer from whom it has purchased the goods or services, who may be a seller on the platform. भाई अगर imported goods बेच रहा है तो साफ आना चाहिए these goods are imported goods. अगर आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे जाके या किसी भी वेबसाइट पे जाके गुड्स खरीद रहे हो, वहां पे ये लिखा होना चाहिए कि ये जो गुड्स आपको दिए जा रहे हैं वो imported goods हैं. ये कौन बेच रहा है, कौन सा सेलर है, इंडिया का है, इंडिया के बाहर का है, अगर बाहर का है तो कौन सा सेलर है. क्लियरली सेलर की डिटेल प्लेटफॉर्म पे लिखी होनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद ये भी बोल दिया है कि एवरी ई कॉमर्स एंटिटी शैल एंडेवर टू ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस टू बिकम अ पार्टनर इन द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन क्रिएट करने की सोची है या की भी है. एक्चुअली आइडिया ये है भाई कंज्यूमर को क्या क्या तकलीफ होती है, कंज्यूमर इस हेल्पलाइन पे फोन करके बात कर सकते हैं. क्लियर? तो क्या पूछ रहे हो? हेल्पलाइन का नंबर गूगल कर लो, तो छोटी छोटी चीजें गूगल कर लेते हो. ठीक है. तो हेल्पलाइन का नंबर गूगल कर लो, पता चल जाएगा. तो यहाँ पे ई कॉमर्स एंटिटी को ये देना पड़ेगा भाई नेशनल हेल्पलाइन नंबर, उसको अपने प्लेटफॉर्म पे भी दिखाना पड़ेगा, ताकि अगर कंज्यूमर को कंप्लेन करनी है भाई ये ई कॉमर्स से हम लोग खरीदते हैं, हम लोग को ये तकलीफ मिल रही है. देखो ये सब चीजें अब जाननी जरूरी क्यों है? ऐसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल कई गलत गलत वेबसाइट्स भी हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाती है. भाई वेबसाइट पे आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट दिखते हैं, अच्छे अच्छे रिव्यू दिखते हैं, मालूम पड़ता है वो वेबसाइट झूठी निकली है. ऐसी कई वेबसाइट है. पेंडेमिक में तो कई लोगों ने शॉपिंग की हुई है. क्लियर? तो एज अ रिजल्ट अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना. तो आपको अब ये चीजें चेक करनी है भाई ग्रीवेंस रिड्रेसल है कि नहीं, ग्रीवेंस का तरीका दिया गया है कि नहीं, नंबर्स बराबर से दिए गए कि नहीं, वेबसाइट का डिटेल दिया गया है कि नहीं, वो सब चीजें चेक करनी चाहिए. एंड नो ई कॉमर्स एंटिटी शैल इंपोज कैंसलेशन चार्जेस ऑन द कंज्यूमर्स कैंसलिंग आफ्टर कंफर्मिंग द परचेज ऑल्सो. अरे बड़ी बात कर रही है गवर्नमेंट, बोल रही है भाई कैंसलेशन चार्जेस नहीं करनी है आफ्टर कंफर्मिंग परचेजेस ऑल्सो. अगर मैंने खरीद भी लिया है उसके बाद भी मैं कैंसिल करता हूं तो मेरे पे कैंसलेशन चार्जेस नहीं लगेगा. लेकिन देखो वर्ड अनलेस दिया है. अनलेस सिमिलर चार्जेस आर आल्सो बोर्न बाय द ई कॉमर्स एंटिटी. ओहो, गवर्नमेंट क्या बोल रही है भाई, अमेजोन से आपने गुड्स खरीदा, ठीक है, पसंद नहीं आया, आपने कैंसिल कर दिया. ओके. तो आपके ऊपर कैंसिलेशन चार्जेस अगर लिखा हुआ है, कि अगर आपने पसंद नहीं किया तो वो चार्जेस एक्चुअली सेलर को जाना चाहिए. तो आपने तो अमेजोन वाले को पेमेंट की थी, तो अमेजोन वाले को सेलर को पे करनी पड़ेगी. अगर सेलर को पेमेंट नहीं करता तो अमेजोन वाला आपके ऊपर भी वो कैंसिलेशन चार्जेस एनफोर्स नहीं कर सकता. अब समझ में आ रहा है? अगर मैं दुकान वाला हूं, मैं अमेजोन के थ्रू गुड्स बेचता हूं और मेरे गुड्स को कैंसिल करके सेल्स रिटर्न करवा रहे हो, तो चार्जेस तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली. एंड इफ दे कैंसिल द परचेज ऑर्डर यूनिलैटरली फॉर एनी रीजन, अरे अपनी मनमर्जी से कभी ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, जोमैटो और ये वो कितने स्विगी वाले थे, हो जाता सर नहीं. तो अगर वो अपनी मर्जी से ऑर्डर कैंसिल कर देते तो हमारी तो हालत खराब हो गई कि नहीं? तो इन दैट केस खाना भी नहीं मिला और पैसे भी चले जाते. तो इन दैट केस मेरे को कैंसिल या मुझे जो चार्जेस, मेरे पैसे जो है वो मुझे वापस मिलने चाहिए ना.
ओके ये भी बोल दिया कि एवरी ई कॉमर्स एंटिटी शैल ओनली रिकॉर्ड द कंसेंट ऑफ द कंज्यूमर फॉर द परचेज गुड्स or service offered on its platform whether such consent is expressed or through explicit affirmative action। ओह क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आज के बाद मतलब ये रूल्स आ जाने के बाद अब जो कंसेंट लेना है ना वो देखो कंसेंट का पेज आएगा आई एक्सेप्ट, मतलब वो जैसे वो शादी बोलते हैं आई डू, वैसे ही आई एक्सेप्ट भाई आपको आएगा कि वेदर यू एक्सेप्ट दिस, आपको पेमेंट करनी है, यस आई एक्सेप्ट, आर यू ये गुड्स आपके कार्ट में जाएंगे, डू यू एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, मतलब आपको एक्सेप्ट करनी है, एफर्मेटिव कंसेंट देना है। ऐसा नहीं है कि क्लिक किया सीधा कार्ट में गया सीधा पेमेंट। देखो अभी कई लोग जानते हैं, आप लोग पेमेंट करते हो ओटीपी आता है, ओटीपी सीधा आपके कंप्यूटर सिस्टम पे मोबाइल पे इंस्टॉल होता है, फास्ट ट्रैक में निकल जाता है, पेमेंट हो गई। कई लोग डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम करके रखे हुए। अब ये सब चीजें बंद करो, वहां पे कंज्यूमर को बोलो भाई डू यू एक्चुअली एक्सेप्ट। ये तो होता क्या है, उनका एक्सेप्ट है ना चेक बॉक्स में आता है, ऐसे नीचे से क्लिक करो बस हो गया एक्सेप्ट, ये बाजू में जो लिखा है आपने एक्सेप्ट किया, अरे क्या लिखा है क्या पढ़ना है, बस आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया तो आगे नहीं चलते। वही सिस्टम है ना, ऑनलाइन में अलाउ नहीं किया तो डिसअलाउ कर देते सब कुछ। क्लियर? तो यहाँ पे बोला गया है एफर्मेटिव कंसेंट चाहिए एंड नो सच एंटिटी शैल रिकॉर्ड सच कंसेंट ऑटोमेटिकली। ये भी बोल दिया पे ऑटोमेटिक कंसेंट नहीं लेना है, कंज्यूमर को वो आई एक्सेप्ट वाला या एक्सेप्टेंस वाला बटन दबाना होगा, जब कंज्यूमर का वो बटन दबेगा तभी उसने एक्सेप्ट किया है। ओके, इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ प्री टिक चेक बॉक्स, मतलब कई बार तो देखो नीचे ऑलरेडी टिक होता है, आपको सिर्फ एक ही बार एक्सेप्ट करना, सारे टर्म्स एक्सेप्ट हो गए, पर थे क्या वो टर्म्स पढ़ने भी तो चाहिए ना हमको। क्लियर? तो ये भी क्लियर कर दिया है कि एवरी ई कॉमर्स एंटिटी शैल इफेक्ट ऑल द पेमेंट्स टुवर्ड्स एक्सेप्टेड रिफंड्स रिक्वेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, ये भी क्लियर कर दिया भाई। देखो जो भी पेमेंट होगी और जो भी रिफंड भी होगा, जो भी रीपेमेंट या रिफंड भी होगा, वो भी आरबीआई के दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से, पेमेंट गेटवे के हिसाब से। फिर आप फोन पे से पे करो, गूगल पे से पे करो, पेटीएम से पे करो, डेबिट क्रेडिट पे करो, नेट बैंकिंग पे करो, लेकिन अब सारी पेमेंट सिस्टम आरबीआई के दिए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से। देखो कैश ऑन डिलीवरी में रिफंड लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, अब समझ में आया कैश ऑन डिलीवरी का, इसलिए कई कंसेप्ट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी डन अवे कर दिया गया। आरबीआई ने बोला भाई जो भी पेमेंट होगी, जो भी रिफंड होगा, वो सब इसके हिसाब से। देखो रिफंड का मतलब होता है वो लोग हमें वापस दे रहे हैं, बराबर ना, तो ये जो अमाउंट वापस आएगा वो आरबीआई के दिए हुए पेमेंट गेटवे सिस्टम रूल्स के हिसाब से होगा। ठीक है, क्लियर? And no e-commerce entity shall manipulate the price of the goods or service offered in its platform in such manner to gain unreasonable profit by imposing unjustified cost। ये भी बोल दिया। देखो कई ई-कॉमर्स एंटिटी क्या करती है, सेलर से गुड्स अगर 100 रुपए में लिया तो हमको गुड्स सीधा 150 में देती थी। यस, मैनिपुलेशन ऑफ सीधा प्राइसेस। अब सेलर बेचारा उसका तो क्या है, गुड्स बिके, उसको तो 100 रुपए में ही फायदा था, और ई-कॉमर्स हमें 150 में दे रही है। क्लियर? तो देखो ई कॉमर्स एंटिटी मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस नहीं करेगी, सीधा क्लियरली पूरी तरह बोल दिया है इस बार तो, मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस नहीं करने का। कौन सा मैनिपुलेशन? व्हिच इंपोजेस अनजस्टिफाइड कॉस्ट ऑन द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर्स के ऊपर आप अनरीजनेबल प्रॉफिट इंपोज कर रहे हो, अपनी फायदे के लिए कंज्यूमर्स को सफरेंस दे रहे हो, नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। पर देखो इसके केस में एज अ कंज्यूमर हमें पता होना चाहिए कि अनरीजनेबल है। मार्केट में यही चीज अगर आप नीचे स्टोर में जाके देते हो सस्ते में मिलती है, और यहाँ पे ऑनलाइन अगर आपको महंगी मिल रही है तो डेफिनेटली आप खरीदोगे नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अनजस्टिफाइड कॉस्ट हो रही है। क्लियर? डिलीवरी चार्जेस, जो बेसिक डिलीवरी चार्जेस है, वो एक अलग चीज होती है, समझ में आया? लेकिन हाई प्रॉफिट मार्जिन रखा जाए तो वो अलग चीज होती है। ठीक है? And no e-commerce entity shall discriminate between the consumers of the same class or make any arbitrary classification of consumers। अरे भाई ये क्लासिफिकेशन भी करना बंद करो, ये सिटी में रहने वाला कंज्यूमर है, वो विलेज एरिया में रहता है, वो टाउनशिप में रहता है, ये क्लासिफिकेशन बंद करो। सबको एक इक्वल प्रिविलेज चाहिए, सबको एक इक्वल बेनिफिट चाहिए। अरे कंज्यूमर आपको पेमेंट करके गुड्स ले रहा है तो उसको पेमेंट करके ही मिलना चाहिए, हाँ के नहीं? क्लियर? ठीक है? वैसे ही अभी क्या किया है मार्केट प्लेस मॉडल्स वाले, मार्केट प्लेस मॉडल्स मतलब अभी देख जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पकड़ लो, ये सारे मार्केट प्लेस मॉडल्स वाले हैं, तो इनकी क्या लाइबिलिटी होगी वो सब समझने की बात उठ रही है। ठीक है? सो ई कॉमर्स एंटिटी which seeks to avail exemption from the liability under the Information Technology Act shall provide a provision shall comply with the provisions of the Information Technology Intermediary Guidelines। भाई जिसको exemption चाहिए, जिसको भी एग्जेम्पशन चाहिए, किससे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पेनल्टी बहुत हाई होती है, तो वो हमको ना,
तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई, तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस कंप्लाई करो, अगर तुम ये गाइडलाइंस कंप्लाई करते हो तो हम आपके ऊपर पेनल्टी नहीं डालते, कंप्लायंस की बात हो गई, ठीक है। Then e-commerce entity shall require seller through an undertaking to ensure that the descriptions, images and other content pertaining to the goods or service or other platform is accurate and correspond directly with the appearances of the nature, quality, purpose and other general features of the goods. क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि अगर आपको वहां पे कोई मोबाइल फोन दिखता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखती है या कोई भी चीज, या आपके शर्ट्स, पैंट्स या ड्रेस मटेरियल, तो जो आप चीज खरीद रहे हो वो उसके स्पेसिफिकेशन, उसके नेचर, उसके क्वालिटी को मीट करना चाहिए। सेलर से ऐसी अंडरटेकिंग लो, सेलर से ये अंडरटेकिंग लो। अगर सेलर वहां पे डिस्क्रिप्शन में आइटम्स देता है कि इट हैज सो एंड सो साइज, सो एंड सो स्पेसिफिकेशंस, तो वो चीज उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, ओके, यू कैन डेफिनेटली रिटर्न इट, यू कैन डिमांड बैक योर मनी। तो ये सेलर की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट प्लेस अमेज़न वाले ने क्या कर दिया है, हर सेलर को अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। ये अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि डिस्क्रिप्शन उसका बराबर है, मतलब वो गुड्स एक्चुअली उसको मीट करता है कि नहीं। क्लियर? एंड every marketplace e-commerce entity shall include in its terms and conditions generally governing its relationship with the seller on its platform a description of any differentiated terms which it gives or might give between the goods and services of or the sellers of the same category। मतलब देखो, अब ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट कर दी गई है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी कास्ट कर दी गई है कि अगर मैं अमेज़न से, अगर मैं फ्लिपकार्ट से डील करता हूं तो मुझे क्लियरली मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस बताओ। ओके, अगर मैं टेक्सटाइल में डील करता हूं और दूसरा भी टेक्सटाइल में डील करता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए वो ब्रांड वाला है, वो बड़ी कंपनी वाला है, उसको अच्छा प्रिविलेज मिलेगा। अगर आपका ऐसा टर्म्स है कि भाई ब्रांड वाले को ज्यादा प्रिविलेज मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा, तो ये डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट का भी टर्म्स लिखो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हो, ये लिखो, ये हमको बताओ कि देखो अगर सर आपका टर्नओवर इतना होगा तो आपको इतना प्रिविलेज मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा जब आपका सेल्स इतनी बढ़ेगी। आप समझ में आ रहा है? तो वो टर्म्स, वो डिफरेंशिया पॉइंट क्लियरली लिखने पड़ेंगे। ओके, देन एवरी ई-कॉमर्स एंटिटी शैल टेक, रिमेंबर एवरी ई-कॉमर्स एंटिटी शैल टेक reasonable efforts to maintain a record of relevant information allowing the identification of all the sellers who have repeatedly offered the goods or services that have previously been removed or access to which has been previously been disabled under the copyrighted trademark and information। अरे अब ये डिटेल भी रखना पड़ेगा। क्या डिटेल? भाई जो सेलर ने आपके वेबसाइट से गुड्स भेजे थे, जिसको ऑर्डर देके निकाला गया है, या जिसने कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इंफ्रिंजमेंट किया था और उसका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है, वो वापस से आया है। मतलब मुझे ये दिखना चाहिए कि ये सेलर, क्या इसका अकाउंट कभी डिसेबल हुआ था, क्या इसको कभी वेबसाइट से निकाला गया था, उस प्लेटफॉर्म से उतारा गया था। ओके, नहीं तो सेलर जेन्युइन है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? यार कई सेलर ने कई सारी मिसडीड्स की है, नहीं तो ये रूल की क्या जरूरत थी? तो कई सारी मिसडीड्स हुई है, कई सारी गलत चीजें प्ले की गई है, और ये गलत चीजें प्ले हो जाने की वजह से ये रूल्स की जरूरत पड़ गई है। अब समझ में आ रहा है? क्लियर? Okay, and the new rules also contain the duties which is laid on the sellers on the marketplace e-commerce and the duties and liabilities of inventory। ओह, तो मतलब न्यू रूल्स सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट की बात नहीं करने वाला, ये सेलर की भी ड्यूटी की बात करने वाला है जो गुड्स Amazon से, फ्लिपकार्ट से या बेचते हैं, और इन्वेंट्री बेस वालों की भी बात करने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो क्या बात करने वाला है? लो आ गया, ड्यूटीज ऑफ सेलर्स ऑन द मार्केटप्लेस। ओके, मतलब Amazon से बेचने वाले सेलर्स की क्या क्या ड्यूटीज है? So no seller shall falsely represent itself as a consumer and post a fake review about the goods and services or about the features and qualities। मतलब देखो होता क्या, जब आप गुड्स खरीदते हो, जब आप कोई चीजें खरीदते हो, तो आप जाके उसका रिव्यू पढ़ते हो कि कंज्यूमर का इसके बारे में क्या किया है। सेलर क्या करता है, उसके फेक रिव्यूज बनाता है। कई कंज्यूमर उसकी जबरदस्त तारीफ करते हैं, कई लोग डिस्क्रिप्टिव तारीफ करते हैं, मतलब इतना सारा स्पेसिफिकेशन लिख लेते हैं। हम लोग को कभी कभी लगता है यार कंज्यूमर के पास इतनी फुर्सत थी एक्सक्यूज मी, क्या कंज्यूमर के पास इतनी फुर्सत थी? तो ये जो क्लियरली कई बार एविडेंटली हो जाता है कि ये जो रिव्यू दिया गया है ये फेक है, ये कंस्पायर्ड है, ये फ्रेम्ड है। तो ऐसे रिव्यू को नहीं देना चाहिए ना भाई। कंज्यूमर को या तो रिव्यू मत दो,
या रिव्यू दे रहे हो तो अच्छा रिव्यू दो या एक्चुअल कंज्यूमर का रिव्यू दो। हाँ कि नहीं, बात समझ में आई? सो फॉल्स रिव्यू देना मना किया गया है। सो सेलर शेल नॉट गिव कंज्यूमर एनी काइंड ऑफ फॉल्स रिव्यू। ओके, किसके बारे में? फीचर्स ऑफ गुड्स। देखो कंज्यूमर रिव्यू देख, दूसरे ने खरीदा, हम देखते हैं अच्छा उसको पसंद आया, उसने बताया ये सब चीजों में यूज होता है, या कई बार वो बताते हैं भाई ये सब चीजों के लिए यूज नहीं होता है, प्लीज इसको मत खरीदना। ठीक है। नो सेलर शेल रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स or withdraw or discontinue the services purchase or purchase or agree to be purchased or refuse to refund if the goods provided by the seller are defective and do not match the quality or the features mentioned by the seller on its website or if they are delivered later than the expected date। ये भी क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है? क्या क्लियर किया है बच्चा लोग? ओके, ये भी क्लियर कर दिया भाई। देखो अगर सेलर क्या है? the one who is selling the goods। वेरी गुड। तो अगर सेलर गुड्स बेचता है और वो डिफेक्टिव निकला, वो खराब निकला, तुमने ड्रेस बुक की थी, तुम्हारी ड्रेस खराब निकली, तो इन दैट केस क्या करने का है भाई? अगर तुमने ड्रेस बुक की और तुम्हारी ड्रेस खराब निकली तो तुम्हें ड्रेस वापस करने का हक होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा नो सेलर शेल रिफ्यूज टू टेक बैक द गुड्स। वो अपने गुड्स वापस लेगा ही लेगा अगर आपकी ड्रेस खराब निकली और आप ये साबित कर सकते हो मैंने ये तारीख को गुड्स लिखा, गुड्स निकाल के देखा, ये खराब निकला, द सेलर हैज टू टेक इट बैक। ओके, और उसको ऐसी सारी चीजें डिसकंटिन्यू भी करनी पड़ेगी एंड ही कैन नॉट रिफ्यूज टू रिफंड ऑल्सो। उसे मेरा पैसा वापस देना पड़ेगा अगर गुड्स स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं करते। इसलिए बार बार बोल रहे थे कि गुड्स उसके स्पेसिफिकेशंस को मीट करने चाहिए, सेलर से एक अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी। क्लियर? ये सेलर की ड्यूटी है। देखो ध्यान से, हम लोग जिस हेडिंग को पढ़ रहे हैं वो ड्यूटीज ऑफ द सेलर है। ओके, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स। ये इन्वेंट्री बेस्ड क्या है? आपने नाम सुना होगा, जियो मार्ट, डी मार्ट भी लिस्टेड कंपनी है, डी मार्ट, देन वॉलमार्ट, नाम सुने ना? ये लोग करते क्या है? देखो इनका खुद का स्टोर है बॉस, इनका खुद का स्टोर है। इनके स्टोर से दो ऑप्शन है, या तो आप स्टोर पे जाके खरीदो या आप ऑनलाइन खरीदो और स्टोर से डिलीवरी मंगवाओ या पिकअप पॉइंट से उठा लो। आप समझ में आ? तो इन्वेंट्री बेस का मतलब होता है कि उनके खुद के स्टोर्स हैं। Amazon फ्लिपकार्ट के खुद के स्टोर्स नहीं है, Amazon फ्लिपकार्ट के थ्रू वो सेलर बायर बेच रहा है, मानते हो ना? लेकिन यहां पर इन्वेंट्री बेस वाले के खुद के स्टोर्स है और वो खुद के स्टोर्स को ऑनलाइन बेचने की बात करें तो सरकार ने, दैट इज द गवर्नमेंट, हैज इम्पोज्ड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑन देम आल्सो। तो उसके बारे में क्या बोल रहा है? उनको बोला है accurate information relating to return, refund, exchange, warranty, guarantee, delivery, shipment, cost of return, modes of payments, grievance redressal, all mandatory notices, information required by the applicable laws, display single figure total along with the bracket of along with the breakup of price, ticket number, complaint from which the consumer can track the status, सब कुछ। मतलब इन शॉर्ट अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो, आप बड़े स्टोर वाले हो, जियो मार्ट जैसा, रिलायंस फ्रेश वगैरह, आप ऑनलाइन बेच रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन बेच रहे हो, तो अगर आप ऑनलाइन चीजों को बेच रहे हो तो कंपलसरी अब आपको ये सब देना पड़ेगा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक रिटर्न, दूसरा रिफंड, एक्सचेंज करने के लिए क्या चीज होगी, वारंटी या गारंटीज है तो क्या है, डिलीवरी कब तक हो जाएगी, शिपमेंट कॉस्ट कितनी लगने वाली है, कॉस्ट ऑफ रिटर्न कितना लगेगा, मोड ऑफ पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी, मोड ऑफ पेमेंट समझ में आया ना, फोन पे, गूगल पे, ये सब चीजें। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा, मैंडेटरी लॉस को आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है कि नहीं। देन एक लमसम फिगर के ये गुड्स का कितना है और उसका अगर ब्रेकअप है तो ब्रेकअप भी देना है, प्राइस, ब्रेकअप ऑफ द प्राइस, इसका प्राइस इतना है, इसका प्राइस इतना है। तो जब आप बुकिंग करोगे तो सारी चीजों का ब्रेकअप प्राइस भी दिखता है और लमसम टोटल भी दिखता है ना, बराबर। एंड द कंप्लेंट का ट्रैकिंग स्टेटस। मतलब इन शॉर्ट देखो, अब आप अगर ऑनलाइन बेच रहे हो ना, प्लीज कंज्यूमर को ड्यूप मत करो, कंज्यूमर को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो, कंज्यूमर को पूरी डिटेल दो, पूरा इंफॉर्मेशन दो। क्लियर? नहीं तो ये ऑनलाइन मार्केट डेवलप कैसे होगी? उसको डेवलप करने के लिए सरकार को कई नॉर्म्स तो डालने पड़े ना। तो ये कंज्यूमर को जब कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं जो खरीद रहा हूं मुझे वो मिल रहा है, आप समझ में आया? ऐसा नहीं कि मेरे को हर बार चीटिंग मिलती है, मैं जो खरीद रहा हूं मुझे मिल रहा है, तो धीरे धीरे ऑनलाइन मार्केट डेवलप हो जाएगी। Okay, if any inventory e-commerce entity vouches for authenticity of the goods or services sold by it, then it shall bear appropriate liability in any action relating to the authenticity. मतलब अरे अगर ये इन्वेंट्री बेस वाला बोलता है मेरा प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन है,
मेड प्रोडक्ट, मतलब देखो कई बार आप स्टोर पे जाते हो ना, खाने पीने की चीजें उनकी थैली में होती है, यस, उनका पैकेज देखो उन्हीं के पैकेजेस में होते हैं, और वो ऑथेंटिसिटी के बारे में बोलते हैं ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये बराबर है, हम इसकी गारंटी लेते हैं या हम इसकी वारंटी देते हैं। तो अगर वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं तो दे हैव टू कंप्लाई, दे हैव टू बेयर द लॉस अगर वो ऑथेंटिक नहीं निकला तो कंज्यूमर केसेस के लिए ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि इफ यू आर स्टेटिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज ऑथेंटिक, ओके, failing which you will pay the liabilities. Okay, clear? And lastly, देखो ये रूल्स आ गया तो इससे होगा क्या? देखो रूल्स set out a level playing field for every e-commerce players. Yes, it helps. It is helping every e-commerce players, and it is very significant steps toward the digital governance. Because of 2020 coming into picture, majority e-commerce has come into picture, and once e-commerce has come into picture, it is such kind of rules are need of the hour. और हो क्या रहा है, now they are enabling such kind of rules. तो अब हमें कम से कम मालूम तो है कि हमें रिलीफ क्या मिलने वाली है. As a consumer, I know these kind of rules are there. Okay, clear? However, its implementation would increase the operational expenses for all e-commerce stakeholders. ये भी बात सच है. देखो ऐसे रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल चाहिए, एक प्रॉपर प्रोफेशनल मैकेनिज्म चाहिए, सेलर को कॉस्ट, तो जो छोटे सेलर्स है ना, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे, उनके लिए कॉस्ट तो बढ़ जाएगी भाई, बिल्कुल बढ़ेगी. या यू सोचो आउटसोर्सिंग करके शुरू हो जाएगा नया स्टेक काइंड ऑफ जॉब, जो बीपीओ केपीओ चलते थे. Okay, including small sellers, their operational detailing would include significant man hours. मतलब हर गुड्स के बारे में प्रॉपर डिटेल, उसका स्पेसिफिकेशन, आपको डेटा इंसर्ट तो करना पड़ता है, डेटा एंट्री, आजकल वो डेटा साइंस चलता है, तो ये सारी चीजें डेटा बराबर सा सिस्टम में इंसर्ट है कि नहीं, ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा. समझा? अब एक स्टोर वाला अगर 100 आइटम्स बेचता है तो उसको 100 आइटम्स का डेटा और उसके अंदर आने वाले चेंजेस सब देने पड़ेंगे. क्लियर? आज अगर मैं एक गुड्स को अपलोड करता हूं, अमेजोन पे बेचने के लिए, क्लियर, अब वो गुड्स बिक गया, उसके बाद जो दूसरा गुड्स आया उसमें स्पेसिफिकेशन में चेंजेस आया, तो मुझे मेरे स्पेसिफिकेशन इमीडिएटली चेंज करने पड़ेगा, टाइम तो लेगा, फ्री तो नहीं होगा वो भी. क्लियर? एंड एडिशनल कॉस्ट फॉर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस एंड अपलोडिंग ऑफ द डेटा ऑन द प्लेटफॉर्म, वो टाइम तो लगने ही वाला है, तो इन शॉर्ट कॉस्ट थोड़ा ऊपर जाएगा. And thus the introduction of the consumer protection e-commerce rules, if implemented in true spirit, will shield the consumers from unfair trade practice. भाई अगर ये रूल्स अपने आप में एकदम बराबर से इंप्लीमेंट किए गए तो कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिस से बहुत अवॉइड कर सकते हो. देखो इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई. कंज्यूमर विल बी फार मोर हैप्पी, कंज्यूमर विल बी डिलाइटेड दैट अब मैं जो गुड्स बुक कर रहा हूं एटलीस्ट वो मुझे मेरे स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से मिल रहे हैं. नहीं मिल रहे तो मुझे मेरा पैसा तो मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मुझे मालूम है मेरे पास लीगल रिकोर्स है, क्योंकि अगर कल को कोर्ट पूछता है वेयर आर द लॉज, देयर आर द लॉज नाउ. अब समझ में आया सबको? एवरीवन क्लियर? ठीक है, चलो.